जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी यूपी ट्रिपल से पीईटी की ये क्लास होती है और इससे पहले हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 और 2023 के करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों के लिंक मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विजयम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के निर्माण में लागत राशि लगी है। तो बताइए कितनी लगी है। 8,200 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए या 8,800 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है 8,800 करोड़ रुपए की लागत लगी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। पेरिस में, रोम में, वाशिंगटन में, जिनेवा में। तो इसका आयोजन जो है अभी हाल ही में मई 2025 में किया गया है। और कहाँ पर भैया, जिनेवा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का सही अर्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है भय का समन्वय शुरू में ही कर देना चाहिए। तीसरा कह रहा है रौब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं। और लास्ट कह रहा है जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भय का समय शुरू में ही कर देना चाहिए, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में कौन देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो बताइए दोस्तों, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं। पहला कह रहा है उदय उमेश दलित। दूसरा कह रहा है भूषण रामकृष्ण गवई। तीसरा कह रहा है अनिल अग्रवाल। और लास्ट कह रहा है संजीव खन्ना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी भूषण रामकृष्ण गवई। यही जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिए हैं अभी हाल ही में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो बताइए दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन किस राज्य से शुरू किया गया है। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ से जो है शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में हुए T20 मैच में किस टीम ने इसको जीता है। तो पहला कह रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दूसरा कह रहा है मुंबई इंडियंस। तीसरा कह रहा है पंजाब किंग्स। और लास्ट कह रहा है गुजरात टाइटंस। तो राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में हुए T20 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलुरु, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है ये खिताब पहली बार जीता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली अधिकारी क्या नाम है। तो बताइए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला कौन है। गीता समोटा है, नेहा चौहान है, दीपिका सिंह है, रजनी कुमार है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता समोटा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो पहला कह रहा है केरल, दूसरा कह रहा है मिजोरम, तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश और लास्ट कह रहा है सिक्किम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको बताना है इन सभी में कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला कह रहा है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा कह रहा है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और तीसरा कह रहा है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यानी कि सभी एक ही तरह लिखे हैं लेकिन अलग अलग टाइप से लिखे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यही जो है सही तरीके से लिखा हुआ है और बाकी सभी अलग गलत लिखे हैं। इसमें रामचरितमानस अलग अलग है इसलिए ये गलत है, इसमें भी रामचरितमानस तीनों को अलग कर दिया है इसलिए गलत है और इसमें पूरा पूरा नहीं लिखा है ये इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो बताइए दोस्तों साहित्य अकादमी से जो है पुरस्कृत पुस्तक कौन सी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, रामविलास शर्मा की या रामधारी सिंह दिनकर की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी की ये पुस्तक है। ठीक है, और बता दें इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में मिला है। कब भैया 1970 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए इन चारों में से ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। पहला कह रहा है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, दूसरा कह रहा है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, तीसरा कह रहा है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना और लास्ट कह रहा है जानवर को दवाई देना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए भैया इनमें से मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मत्स्य है, सहायक है, शिशि है, विवाहधारी है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मीन अर्थात मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बताइए जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनके साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, किस पुस्तक में। तो पहला कह रहा अभिधम्म पिटक में, सुत्त पिटक में, मिलिंद पाह्योन में या लास्ट कह रहा है विनय पिटक में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक किसे माना जाता है। तो बताइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, विलियम बेटिंग को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है पीईटी में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताइए पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो पहला कह रहा है नॉर्मन बोरलांग को, दूसरा कह रहा है राल्फ बेल्चे को, तीसरा कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन को और लास्ट कह रहा है लिनस पालिंग को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरे विश्व भर में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलांग को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगर दोस्तों आपसे भारत में हरित क्रांति का जनक पूछता है तो आप एम.एस. स्वामीनाथन को कर सकते हैं। ठीक है, भारत के लिए जो है एम.एस. स्वामीनाथन जो है हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पूरे विश्व भर में पूछता है तो आपका नॉर्मन बोरलांग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तार जल निकासी मामले में दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए इनमें से अपने जल निकासी के मामले के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो है, अमूर है, नील है, अमेजन है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जबकि जल निकासी के लिए सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। जब केवल आपसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो नील नदी है, और जब जल निकासी की बात करें तो अमेजन नदी है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों फैक्ट। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमेजन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो बताइए दोस्तों 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर से किसने युद्ध किया था? पहला कह रहा है राणा सांगा, दूसरा कह रहा है राणा प्रताप, तीसरा कह रहा है राणा अमर सिंह, और लास्ट कह रहा है राणा राज सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। और बता दें इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी भैया? गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। और इस युद्ध में बाबर जो है जीता था और राणा सांगा जो है हारे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? 105, 102, 100 या 103? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और बता दें यह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में से राजस्थान के बीकानेर जिले से 103 अमृत स्टेशनों का जो है उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो बताइए अभी हाल ही में एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोहिमा में, कोलकाता में, अगरतला में, केरल में? तो राइट आंसर हो जाएगा अगरतला में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में कौन सी झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता अधिकारी और सेनापति था? तो बताइए दोस्तों इनमें से झांसी की रानी रेजिमेंट भर्तीकर्ता, कार्यकारी अधिकारी और सेनापति था। तो पहला कह रहा है भीकाजी कामा, दूसरा कह रहा है उषा मेहता, तीसरा कह रहा है लक्ष्मी स्वामीनाथन, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी स्वामीनाथन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कब भैया? 1943 में इसका गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और इसके कार्यकारी अधिकारी और सेनापति जो है लक्ष्मी स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेटा पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया है? तो बताइए दोस्तों पहला कह रहा है चहुदड़ो, दूसरा कह रहा है सुरकोतला, तीसरा कह रहा है धौलावीरा, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो पहला कह रहा है बोखरचू है, दूसरा कह रहा है जेमू ग्लेशियर, तीसरा कह रहा है गंगोत्री ग्लेशियर और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो सिंधु नदी को जो है हिंडन के नाम से भी जाना जाता है और यह तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखरजू नामक ग्लेशियर के पास से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बोखरजू। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के राज दरबारी कवि थे। तो बताइए दोस्तों रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के राज दरबारी थे। पहला कह रहा है विक्रमादित्य द्वितीय, दूसरा कह रहा है भीम द्वितीय, तीसरा कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय और लास्ट कह रहा है कीर्तिवर्धन द्वितीय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है। तो बताइए दोस्तों म्यांमार की जो है सबसे बड़ी जाति समूह कौन सी है। पहला कह रहा है बामर है, दूसरा शान है, तीसरा करेन है और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बामर। यही जो है म्यांमार की जो है सबसे बड़ी जाति समूह है। ठीक है दोस्तों, और यह पूरे म्यांमार में जो है 69% जो है इसकी प्रतिशतता है। तो याद रखिएगा पूरे म्यांमार में इस जनजाति का जो है 69% पूरे म्यांमार में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बताइए दोस्तों पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे। पहला कह रहा है शंकराचार्य, दूसरा कह रहा है वल्लभाचार्य, तीसरा कह रहा है कबीर और लास्ट कह रहा है रामानुज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। यही जो है पुष्टि मार्ग नामक संप्रदाय के संस्थापक थे। और बता दें पुष्टि मार्ग जो है वैष्णव संप्रदाय से के अंतर्गत आता है। तो किसके भैया, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ये जो है आता है पुष्टि मार्ग। तो याद रखिएगा और इसके संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब डैश में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। तो बताइए यह घटना कब की है। अप्रैल 1922 की, जून 1922 की, दिसंबर 1922 की या फरवरी 1922 की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा यह घटना जो है फरवरी 1922 की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो बताइए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहला कह रहा है भारी उद्योग पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण, दूसरा कह रहा है स्थिरता के साथ विकास, तीसरा कह रहा है सामाजिक न्याय के साथ विकास और लास्ट कह रहा है कृषि को बढ़ावा देना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारी उद्योग पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना। यही जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और बता दें द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। तो याद रखिएगा कभी कभी इसका समय भी पूछ लेता है। तो कब से कब तक भैया, 1956 से लेकर के 1961 तक ये चली थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचना की है। तो बताइए दादा साहब नौरोजी की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है।
पहला कह रहा है द आइडिया ऑफ इंडिया, दूसरा कह रहा है इंडिया टुडे, तीसरा कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और लास्ट कह रहा है प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है। तो बताइए गरीबी के आकलन में निम्न में से किसे संदर्भित किया जा सकता है। अधिकतम समर्थन मूल्य को, औसत सीमांत उपयोगिता को, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को जो है गरीबी के आकलन में जो है संदर्भित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बताइए दोस्तों किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या लाला लाजपत राय ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें जो है बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। कब भैया? 1928 में यह बारदौली सत्याग्रह हुआ था और यह एक प्रकार का किसान आंदोलन था जो कि गुजरात से शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका स्थान भी याद रखिएगा, कहाँ से भैया? गुजरात से जो है इसको शुरू किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है। तो बताइए दोस्तों तमिलनाडु का इनमें से कौन सा सबसे बड़ा शिखर है। पहला कह रहा है अनाई मुंडी, दूसरा कह रहा है पोद्दा बेटा, तीसरा कह रहा है कमालू और लास्ट कह रहा है नंदा देवी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पोद्दा बेटा। यही जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंचा शिखर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा जो जीवन बीमा योजना शुरू की गई है उसमें कितने आयु वर्ग के लोगों के लिए है। पहला कह रहा है 21 से 50 वर्ष, दूसरा कह रहा है 18 से 60 वर्ष, तीसरा कह रहा है 40 से 70 वर्ष और लास्ट कह रहा है 18 से 50 वर्ष। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यह योजना जो है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बताइए दोस्तों भारत जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा जो है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे के साथ ये साझा करते हैं बांग्लादेश और भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी ने किस वर्ष भारत में जीवे अवधारणा को अपनाया था। तो बताइए किस वर्ष अपनाया गया था जीवीए अवधारणा को। 2014 में, 1995 में, 2015 में, 2018 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में जो है अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया है। तो पहला कह रहा है 26 जनवरी 1950, दूसरा कह रहा है 26 नवंबर 1949, तीसरा कह रहा है 26 जनवरी 1948 और लास्ट कह रहा है 26 नवंबर 1948। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
और बता दें इसको ग्रहण 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि इसको लागू पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा, कई एग्जामों में जो है ये आ चुका है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कितने आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। पहला कह रहा है 6 से 14 वर्ष, दूसरा कह रहा है 6 से 18, तीसरा कह रहा है 5 से 15 और लास्ट कह रहा है कोई आयु सीमा नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये प्रावधान दिया गया है संविधान में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो बताइए पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है वो क्या है। हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, अकबर प्रशासन है, मौर्य प्रशासन है। तो पाणिनि द्वारा लिखी गई कृति संस्कृत व्याकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है 25 वर्ष, दूसरा कह रहा है 30 वर्ष और तीसरा कह रहा है 18 वर्ष और लास्ट कह रहा है 21 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें अगर आपसे लोकसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछता है तो उसके लिए जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगर राज्यसभा पूछता है तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा पूछता है तो 25 वर्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों संविधान में कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाग तीसरा मूल अधिकारों से संबंधित है। और बता दें मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कहाँ से 12 से लेकर के 35 तक जो है भारतीय संविधान में इसके मूल अधिकारों के जो है प्रावधानों का वर्णन दिया गया है और यह भाग 3 में जो है वर्णित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। तो बताइए दोस्तों भूटान की राजधानी कौन सी है। इस्लामाबाद है, काठमांडू है, थिम्पू है या बीजिंग है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पोषण स्तर को बढ़ावा के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों पोषण स्तर के बढ़ावा के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 42 में या अनुच्छेद 45 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 47 अर्थात 47 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थक क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र जो है चतुर्थक क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो बताइए दोस्तों अल्पसंख्यकों के जो है हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 25।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, यही जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दक्षिण मालाबार में प्रचलित मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन से हैं, पहला कह रहा है कुमुत्तकली, दूसरा कह रहा है धननगर, तीसरा कह रहा है जमोद्दो और लास्ट कह रहा है कर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमुत्तकली, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुमुत्तकली जो है दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति विषयक, उसको किस नाम से और जाना जाता है। पहला कह रहा है सापेक्षता सिद्धांत नियम, दूसरा कह रहा है द्रव्यमान का नियम, तीसरा कह रहा है जड़त्व का नियम और लास्ट कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जड़त्व के नियम से न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो बताइए दोस्तों स्त्रियों में जो बांझपन होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई के कमी से स्त्रियों में बांझपन रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह डैश की गति से यात्रा कर रही है। तो बताइए दोस्तों पहला कह रहा है पराध्वनिक, दूसरा कह रहा है पराश्रव्य, तीसरा कह रहा है अवध्वनिक और लास्ट कह रहा है अपश्रव्य। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जब किसी वस्तु की गति ध्वनि से अधिक हो जाती है तो उसको पराध्वनिक कहा जाता है कि वह जो है पराध्वनिक में यात्रा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किस राज्य में स्थित है। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो बात करें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की जो है तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1930 ईस्वी में की गई है और यह भारत की सबसे जो है पुरानी विज्ञान अकादमी है। ठीक है, इससे पहले कोई भी नहीं है, जितनी भी हैं सब इसी के बाद की हैं। यह जो है 1930 में स्थापित की गई थी और यह सबसे भारत की पुरानी विज्ञान अकादमी है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया है। 2014 में, 2020 में, 2015 में, 2011 में। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है 2014 में संसद में पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है। तो ऑप्शंस कह रहा है विटीकल्चर, दूसरा कह रहा है पोमीकल्चर, तीसरा कह रहा है एपीकल्चर और लास्ट कह रहा है सेरीकल्चर। तो फलों को उगाने का अर्थ जो है पोमीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पोमीकल्चर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है। तो बताइए दोस्तों ये भी आपका 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है पीटी में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। पहला कह रहा है मेडिसिन रेखा, दूसरा कह रहा है मैकमोहन रेखा, तीसरा कह रहा है डूरंड रेखा और लास्ट कह रहा है रेड क्लिफ रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को, 11 जुलाई को, 10 दिसंबर को या 22 मार्च को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1944 में, 1965 में, 1955 में या 1947 में। तो बात करें विश्व बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है। तो याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो बताइए, इसके ऑप्शंस हैं सामूहिकरण, दूसरा कह रहा है समतलन, तीसरा कह रहा है स्तर विन्यास और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसे जो है स्तर विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया, और इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। जितने क्वेश्चंस हमने जीके जीएस और हिंदी के आपको कवर करवाए हैं, इसमें आपका गद्यांश शामिल नहीं है। तो यही क्वेश्चन जीके जीएस में आएंगे। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।